डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। सशक्त किसान, सशक्त भारत, यानी हम अगर अपने देश को विकास के मार्ग पर आगे तेजी से ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान सबसे पहले मजबूत हों, और ये तभी संभव है जब उनकी आय में वृद्धि होगी। हमारे किसान सरकार की योजनाओं का उचित लाभ लेकर और साथ ही नई तकनीक को खेती में इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसीलिए कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम नई जानकारियां प्राप्त होती हैं, ताकि आप किसान इनका उचित इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि कर सके और प्रगति के मार्ग पर और तेजी से आगे बढ़ सके। हमने अपने इस कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर, और अंत में देखते हैं फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। दिल्ली स्थित पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से देश भर के वैज्ञानिकों को संबोधित किया गया। क्या विशेष रहा इस कार्यक्रम में, आइए जानते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत 29 मई को भगवान जगन्नाथ की पावन धरती ओडिशा के पुरी से होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का पूरा अमला राज्यों के सहयोग से इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। तैयारियों को लेकर सुब्रमण्यम हॉल में शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के कृषि वैज्ञानिकों से संवाद किया। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय के सचिव देवेश चतुर्वेदी, ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी 113 संस्थानों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ ही देश भर के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों व केंद्र राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों, प्राध्यापकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर और वर्चुअल जुड़कर इस संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह अभियान किसानों के लिए तो है, लेकिन अपने जीवन की धन्यता के लिए भी है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। औरों के लिए काम आए, वही तो जीवन है। और अपने ज्ञान का, नॉलेज का, टैलेंट का, रिसर्च का, शोध का सीधा लाभ किसानों को मिल जाए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। और ये भी इसलिए, जैसा देवेश चतुर्वेदी कह रहे थे, कि 1 कुंटल भी उत्पादन 1 हेक्टेयर में बढ़ गया, जो असंभव नहीं है, अपना अभियान सफल हो गया। तो हो सकता है, ये किया जा सकता है। और इसलिए उन सब बातों को मैं नहीं दोहराऊंगा जो अभी कही गई है। डिटेल और एडवांस प्लानिंग के लिए जाट साहब, राजवीर जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने बारीक से बारीक बात का विचार किया इस अभियान में। पूरी टीम को बधाई। जिस स्पिरिट से आपने इस अभियान को लिया है, 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर 1 टीम, ये आपसे कहा है कि जो टीम में है वो एक टीम है। टीम में चाहिए तालमेल और समन्वय, वो बहुत जरूरी है अभियान की सफलता के लिए। फिर टीम में काम का विभाजन। अब जो काम आपको बताए गए वो यही है कि वहां की मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से पोषक तत्व, कौन से तत्व हैं, कौन से नहीं हैं। जहां आप जा रहे हैं वहां का जलवायु कैसा है, वहां जल की उपलब्धता कितनी है, वहां तापमान कितना जाता है, वो जलवायु में सब चीजें आ जाती हैं। और उसको ध्यान में रखते हुए वहां कौन सी फसल उपयुक्त है। हम बता सकते हैं कि इस गांव की जमीन ये है, इसमें इतनी नाइट्रोजन है, इतना ऑर्गेनिक कार्बन है, पोटास इतना है, और उसके हिसाब से कौन सी फसल ठीक रहेगी, फसल की भी कौन सी किस्म ठीक रहेगी,
उसके बीज कहाँ उपलब्ध होंगे, उसमें कितना खाद चाहिए, संतुलित खादों का प्रयोग, अनाप शनाप नहीं तो लागत भी बढ़ती है, धरती भी खराब होती है। तो राज्य के कृषि विभाग का अमला, केवीके का अमला, केंद्र के हमारे जितने संस्थान है सारे ICR के और जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज, सबको जोड़ने की कोशिश करती है। पहली बार है एक दिशा में एक साथ चलो। अगर कोई जनप्रतिनिधि साहब आएंगे तो उनका स्वागत, 2 मिनट वो स्वागत भाषण करे, बाकी बात वैज्ञानिकों को ही करनी है। आएंगे वो आपका शब्दों से स्वागत करेंगे, आने वाले किसानों का स्वागत करेंगे और मंच और माइक आपको सौंप देंगे। बैठे हैं वो कार्यक्रम में, बैठे हैं। और सब जगह तो इतनी जगह जा भी नहीं सकते, क्योंकि अपन तो एक दिन में 2-2 जगह जाएंगे तो उनके कार्यक्रम कई बने रहते हैं जनप्रतिनिधियों के। 29 को जरूर हम लोगों ने सोचा है कि सारे चीफ मिनिस्टर्स लगभग जुड़ रहे हैं, मतलब कार्यक्रम में आएंगे अपने अपने प्रदेश में। चीफ मिनिस्टर आएंगे, कृषि मंत्री आएंगे, MLA MP भी आएंगे। तो आपका एक विषय का इंट्रोडक्शन, दूसरा वो बताएगा कि अब आप टीम में बांट लेंगे कि भैया ये यहाँ का एग्रो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो ये हैं, यहाँ की माटी में पोषक तत्व ये आप सब जानते हैं मुझे डिटेल, लेकिन वो बांटना पड़ेगा कि दूसरे साहब कोई उनको बांट दें कि ये बताएंगे। तीसरे वहां बता सकते हैं कि कौन सी फसलें कौन सी किस्में उपयुक्त रहेगी, और फिर वही या दूसरे बता सकते हैं कि खादों का संतुलित उपयोग कैसे करना चाहिए। बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, आप देखना, प्रोडक्टिविटी के मामले में। और इसलिए टीम के बीच में काम का स्पष्ट विभाजन हो जाए, कौन क्या कहेगा। अच्छी बात है किसान पूछे तो हम ज्यादा सफल है कि वो फिर जिज्ञासा जगे उसकी, वो पूछे करे साहब इसमें ऐसा कैसे करें, उसका भी जवाब दें। और फिर कोई प्रगतिशील किसान है तो वो बताए कि मैंने ये किया था तो मेरे यहाँ इतने कुंटल पैदा हुआ, गेहूं इतना हुआ या धान इतना हुआ या सोयाबीन इतना हुआ है, जो भी फसल, बागवानी की भी बता सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में। उनको भी अपन 2 मिनट बुला लेंगे, लो माई बताओ भैया तुमने कैसे किया, और स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से जो चीज़ जरूरी हो वो बताए। कोई प्राकृतिक खेती का सवाल पूछे तो प्राकृतिक खेती का कोई एक बताए, कोई जैविक का पूछे तो एक जैविक का बताए। फिर उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको मिलेगी, नीचे की जानकारी, कि इनके सामने तो इस तरह की समस्या आती है। तो हमारे पास ये मौका है कि हम दिखाएं कि हमने क्या क्या किया है। जब आप बताओगे कि धान की फलानी किस्म लगाओ, ये वैरायटी यहाँ ऐसे तैयार हुई थी, ये भी हमारे पास एक मौका है। तो सबसे बड़ा मौका तो ये है कि हमें आत्मसंतोष हो। यार देखो कितने गांव हम गए थे और हमारे जाने से हमने जो जानकारी दी, बताया, उससे इतना फायदा हो गया। आत्मसंतोष, चलो कुछ बढ़िया किया हमने। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस अभियान के बाद पूरा देश हमारे कृषि वैज्ञानिकों को प्रणाम करेगा और ICR को, हमारी संस्थाओं को प्रणाम करेगा। और आइए नजर डालते हैं क्या विशेष है आज मंत्रालय से। DPPQS फरीदाबाद के उप निदेशक डॉक्टर BD निगम हमें बता रहे हैं कि कद्दू वर्गीय फसलों में कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है। तो आइए चलते हैं कृषि मंत्रालय में से DD किसान के स्टूडियो। कद्दू वर्गीय फसलों में मुख्य रूप से ककड़ी, लौकी, तोरी, खीरे आदि फसलें आती हैं। इनमें मुख्य रूप से लगने वाले कीट ककड़ी भृंग, रेड स्पाइडर माइट जिसको लाल मकड़ी कीट भी बोलते हैं, चेपा, एफिड व फल मक्खी मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम कीट का प्रबंधन के बारे में चर्चा करें तो पहले हम लोगों को विशेष रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि खेत की जब फसल बुआई करनी है, तैयारी के समय गहरी जुताई करें ताकि मृदा में जो भ्रूण वाली अवस्था है कीट की, उसको जुताई करने के बाद उनको नष्ट किया जा सके। इसके अलावा कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। कई सारे कीट प्रतिरोधी किस्मों से भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य रूप से जो हमारे कद्दू वर्गीय फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे ककड़ी भृंग, यह मुख्य रूप से पत्तियों व फूलों को नुकसान पहुंचाता है। फल मक्खी ज़्यादातर फलों के अंदर छेद करके उनके गुदे को नुकसान पहुंचाता है और अंत में उसको सड़ाकर नष्ट कर देता है। इसके अलावा रेड स्पाइडर माइट
जिसको लाल मकड़ी कीट बोलते हैं, यह पत्तियों के निचले सरफेस पे जालनुमा आकृति बना के पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है। इसी तरीके से स्क्वैश कीट, जो कि खरपतवार या फसल अवशेष में अंदर छिप के ही बैठा रहता है और फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा कुछ रस चूसक हैं, जैसे चेपा, सफ़ेद मक्खी व एफिड। ये पत्तियों व फूलों व कलियों का रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए रस चूसक को हम लोग ध्यान देना चाहिए कि हो सके तो पीला चिपचिपा पास जगह जगह इंस्टॉल करें। स्टिकी ट्रैप इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक रस चूसक की संख्या कम की जा सकती है। इसके अलावा अगर रेड स्पाइडर माइटर का प्रॉब्लम हो गया है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए डाइकोफॉल 185 EC करीब 25 ml 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करने से काफ़ी हद तक इसको कम किया जा सकता है। ककड़ी भृंग को मिनिमाइज करने के लिए हम इमेडाक्लोरपिड 85 EC का अगर हम बीज उपचार करते हैं प्रति किलोग्राम के हिसाब से तो काफ़ी हद तक इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। इसी तरीके से फल मक्खी को अगर कम करना है तो हम लोग ल्योर इसके लिए, जिसको हम इथाइल एल्कोहल 60 ml, क्यूलोर 40 ml और 20 ml मेलाथियान का घोल बना के अगर हम उसमें कॉटन बैंड या लकड़ी के गुटके को रात भर भिगो के और ट्रैप में लगा के जगह जगह इंस्टॉल कर देते हैं तो इसमें जो नर फल मक्खी होती है आके जाल में फंस जाती है और इनको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो किसान भाइयों को ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि अगर शुरुआती अवस्था में कीट और बीमारियां लग रही हैं तो नीम आधारित, जैसे नीम की खली या नीम का तेल का छिड़काव करने से भी काफ़ी हद तक इनको कम किया जा सकता है। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको जानकारी देंगे मुर्गी पालन के बारे में। जी हाँ, मुर्गी पालन एक ऐसा क्षेत्र है जो कि खेती के साथ साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इससे हमारे किसानों को अच्छा लाभ भी हो रहा है। हमारे किसान अब व्यावसायिक रूप से इसको अपना रहे हैं, जिससे नई तकनीक का भी यहाँ पर काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान मुर्गी पालन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कम पूंजी, कम समय, कम मेहनत और छोटे स्थान में शुरू किया जा सकता है। इस व्यवसाय में असीम संभावनाएं हैं। कम लागत में किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे स्तर पर मुर्गी पालन का व्यवसाय किया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मुर्गी पालन का व्यवसाय अधिकतर अंडे एवं मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि देसी मुर्गी के अंडे तथा मांस में मानव पोषण के लिए सबसे आवश्यक तत्व प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे देश भारत में मुर्गी पालन तेजी से बढ़ने वाला तकनीक पर आधारित क्षेत्र है, इसलिए मुर्गी पालन करते समय कुछ विशेष बातों का खास ख्याल रखा जाए तो काफी लाभ मिल सकता है। मुर्गियों को पौष्टिक और ताजा आहार दिया जाए तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। मुर्गियों की सही देखभाल, संतुलित भोजन और उचित रखरखाव से उनका ख्याल रख सकते हैं। मुर्गियों की अच्छी नस्ल का होना भी जरूरी है। मुर्गी पालन करते समय चूजों को उचित मात्रा में दाना और पानी दें। अंडे देने वाली मुर्गियों के डेन में प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। दानों में 17% प्रोटीन की मात्रा तथा 26 से 27% कैलोरी ऊर्जा की होनी चाहिए। साथ ही कम से कम 3 से 4% कैल्शियम की मात्रा दें ताकि अंडों के छिलके पतले ना हों। ध्यान रहे, जिस स्थान पर चूजे हों वहां हवा और कम मात्रा में रोशनी हो। ज्यादा लाइट मिलने पर चूजों में वसा और चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि वो अंडे देने लायक नहीं रह पाती। मुर्गी पालन में कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, जिससे मुर्गियों को खतरा रहता है। मुर्गियों में ब्रूसल संक्रामक रोग, मैरेक्स और रेबिल इन्फ्लुएंजा जैसे रोग लग सकते हैं। इन सभी रोगों के लिए टीके उपलब्ध हैं। सही समय पर टीकाकरण करवाकर बीमारियां आने का खतरा कम हो जाता है। सरकार द्वारा कई सारे मुर्गी पालन केंद्र भी खोले गए हैं, जहां से प्रशिक्षण लेकर किसान इस व्यवसाय से अधिक लाभ कमा सकते हैं।
इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे जायद मूंगफली की फसल की देखभाल के बारे में, खासकर सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के उपायों पर, ताकि आप बेहतर उपज और आय प्राप्त कर सकें। जायद मूंगफली की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। कृषि आती है। पहली सिंचाई बुआई के 20-25 दिनों बाद करनी चाहिए, जब पौधे अच्छे से स्थापित हो जाएं। दूसरी सिंचाई 35 दिनों के बाद करें, जब पौधों में फूल आने की प्रक्रिया शुरू होती है। तीसरी सिंचाई 50-55 दिनों के बाद करें, जब खूंटी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। चौथी सिंचाई 70-75 दिनों के बाद करें, जब फलियों में दाना भरने की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार समय पर सिंचाई से फसल की वृद्धि और उत्पादन में सुधार होता है। खरपतवारों के कारण मूंगफली की उपज में 40-45% तक की कमी हो सकती है। इसलिए खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बुआई के 20-25 दिनों बाद निराई गुड़ाई करें। यदि बुआई से पहले खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं किया गया है, तो बुआई के 1-3 दिन के अंदर लासो या पेंडिमेथिलीन का छिड़काव करें। सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के उचित उपायों से जायद मूंगफली की फसल की उपज में सुधार होता है। समय पर निराई गुड़ाई, उचित सिंचाई और कीट नियंत्रण से आप बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप कृषि दर्शन में एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने लीक से हटकर कुछ करने की ठानी। हालांकि उनके सामने कई तरह की चुनौतियां आई, लेकिन उन चुनौतियों के सामने उन्होंने ना झुकते हुए तरक्की के राह को अपनाया और आज वो बन गए हैं हमारे सफल किसान। आइए जानते हैं कि कैसे अन्य किसान भी इनके जीवन से सीख ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर उत्तम जैव उर्वरक है। इसे केंचुओं के माध्यम से वनस्पतियों को विघटित करके बनाया जाता है। खास बात यह है कि गोबर खाद की तरह इसमें बदबू नहीं आती। नितिन महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 15 साल तक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करने के बाद इन्होंने अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। इस तरह 2020 में नौकरी से इस्तीफा दिया और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई। यूनिट लगाने से पहले इन्होंने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण भी लिया। 2020 में एक अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर करके 5 दिन का मैंने स्किल का ट्रेनिंग KVK नारायण गाँव में लिया था। वो ट्रेनिंग करते समय ऑलरेडी हमने 30x60 छोटे शेड में वर्मी कंपोस्टिंग चालू किया था। रूरल एरिया में उसका बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा था। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कम जमीन में ज्यादा उपज के लिए वो ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन उर्वरकों का इतना ज्यादा उपयोग कृषि के लिए भी हानिकारक है।
और पर्यावरण के लिए भी। इससे छुटकारा पाने के लिए रसायनों को खेतों से बाहर करना होगा, लेकिन ये काम एकदम ही कर देना सही नहीं है, बल्कि रासायनिक उर्वरकों की मात्रा में धीरे धीरे कमी लानी होगी और उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक खादों की मात्रा बढ़ानी होगी। ऐसा करने से उपज भी बनी रहेगी। नितिन भी इसी दिशा में काम कर रही हैं। नितिन की वर्मी कंपोस्ट यूनिट में नारायण गांव कृषि विज्ञान केंद्र की बड़ी भूमिका रही है। यहीं से इन्होंने आर्या कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आर्या केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम है जो कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों के अलावा सेवा क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए खासकर ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। नितिन का कहना है कि एक तरह के कारोबार से काम नहीं चलता है, बल्कि कई कारोबार मिलाकर किए जाएं तो लगातार आमदनी बनी रहेगी। यही कारण है कि वो देसी मुर्गियां भी पाल रही हैं और आने वाले समय में शेडनेट के क्षेत्र में भी कदम रखने की सोच रही हैं। नितिन लंबे समय तक कॉरपोरेट से जुड़े रहे हैं। यहाँ का अनुभव वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग में काम आ रहा है। शायद यही कारण रहा है कि उनका काम कम समय में ही चल निकला है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जो कि हमारे किसानों के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। हमारे किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हो सके। उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन कई बार कुछ अप्रिय घटनाएं होती हैं और साथ ही मौसम की मार के चलते उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनके लिए किसी रामबाण या फिर कहे सच्चे दोस्त से कम नहीं है। आइए जानते हैं कैसे इससे वो लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन
दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे हमारे किसानों को ज़रूर लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव कृषि दर्शन कार्यक्रम को बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के एक नए अंक में कुछ और ऐसी ही जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।